मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है क्लास 9 में। क्लास 9 में हम लोग अभी तक 4 चैप्टर को पढ़ चुके हैं। 5वां चैप्टर हमारा यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय है। आज बच्चों हम लोग इसको विस्तार से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूक्लिड की ज्यामिति का मतलब होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में ज्योमेट्री कहते हैं। और जियोमेट्री जो है 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है आपका, एक जियो और दूसरा मिट्रीन। ये शब्द जो है आपका यूनानी भाषा का है। जियो का मतलब होता है आपका पृथ्वी या भूमि, और मिट्रीन का अर्थ होता है मापना। तो पहले के ज़माने में ज्यामिति का उपयोग भूमि को नापने में ही किया जाता था। इसीलिए उसके आधार पर ही इस विषय का नाम, इस चैप्टर का नाम ज्यामिति पड़ता है। तो चलिए बच्चों, थोड़ा सा हम लोग बुक पर ध्यान दें कि इसकी क्या क्या विशेषता रही हैं और यह चैप्टर किस किस मामलों में उपयोग होता आ रहा है। आज हम लोग इस पर भी थोड़ा सा विचार करेंगे। तो जैसा कि आप बुक देख सकते हैं कि यह ज्यामिति जो है आपका बहुत पुराना सब्जेक्ट है। यह जो है प्राचीन सभ्यताओं से चली आ रही है। इसमें से कुछ देश है जैसे मिस्र, बेबीलोन और चीन, भारत, यूनान, इनकास। ये सभी देशों के लोग जो है इस ज्यामिति का उपयोग करते हुए आ रहे हैं। अब वो किस तरह से इसका उपयोग कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। उदाहरण के तौर पर जब भी नील नदी में बाढ़ आती थी तो विभिन्न भूमि स्वामियों के संलग्न खेतों के बीच की परिसीमाओं को अपने साथ बहा ले जाती थी। इन बाढ़ों के बाद परिसीमाओं का पुनः बनाया जाता था। इस कार्य के लिए मिस्र वासियों ने सरल क्षेत्रफल परिकलन करने के साथ ही सरल रचनाएं करने के लिए अनेक ज्यामितीय तकनीकी और नियम का विकास किया। तो जैसा कि बच्चों इसको समझ रहे होंगे, आप बहुत बच्चे समझ गए होंगे। तो मिस्र में जब बाढ़ आती थी, आज के दौर में भी बिहार के कई क्षेत्रों में बाढ़ आती है और सभी का ज़मीन जो है या तो बालू से ढक जाता है या उनके ज़मीन का जो सीमाना होता है वो बह जाता है और पता ही नहीं चल पाता है कि कौन किसका ज़मीन है और कितना किसका ज़मीन है। तो क्षेत्रफल के आधार पर उस समय जो है मिस्र में किसकी कितनी ज़मीन है यह पता लगा लेते थे लोग। आज का समय तो बहुत उन्नत है और बड़ी आसानी से क्षेत्रफल के आधार पर या भौगोलिक रचना के आधार पर भी वहाँ के स्थिति और वहाँ के खेतों की लंबाई चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल लोग बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। इसके बावजूद भी जो है मिस्र के लोग पिरामिड का आयतन निकालने के लिए सीख चुके थे और उसके लिए फार्मूला भी डेवलप कर चुके थे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीपों में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इत्यादि के खुदाई से यह पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता ने ज्यामिति का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो कि आप हिस्ट्री में पढ़ते ही होंगे, उसमें जो है इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है। एक उच्च कोटि का संगठन समाज था। शहर अत्यधिक रूप से विकसित थे, बड़े योजनाबद्ध ढंग से निर्मित किए गए थे। सड़कें परस्पर समांतर होती थी और भूमिगत नालियों की व्यवस्था थी। घरों में विभिन्न प्रकार के अनेकों कमरे हुआ करते थे। ये बातें दर्शाती है कि अब देखिए, ये इतनी व्यवस्था तभी हो सकती है जब ज्यामिति का कुछ ज्ञान हो। सड़कें पैरेलल होती थी, घर जो बनाते थे लोग उसमें भी कुछ ना कुछ डायमेंशन होता है, वह आयताकार होता है या आपका वर्गाकार होता है। ये सब छोटी मोटी ज्यामिति की जानकारी उस समय लोगों को भी थी। इसके बावजूद भी अगर हम देखें प्राचीन भारत में
ज्यामिति रचनाओं के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ वैदिक काल की ज्यामिति का उद्गम वैदिक पूजा के लिए आवश्यक भिन्न भिन्न प्रकार के वेदियों अग्निकुंडों का निर्माण किया कार्य से हुआ है। पवित्र अग्नियों को अधिक प्रभावशाली साधक होने के लिए उसके स्थान, उसके आकारों और क्षेत्रफल के बारे में स्पष्ट रूप से निर्धारित अनुदेशों के अनुसार होते हैं। तो वैदिक काल में भी हमारे वैदिक पूजन में भी क्षेत्रफल और उसकी आकृति वगैरह वगैरह सबकी चर्चा की गई है उसमें। तो इससे पता हम लोग को चलता है कि वैदिक काल में भी क्षेत्रमिति का उपयोग होता था, यानी ज्यामिति का उपयोग होता था। घरेलू धार्मिक क्रियाओं के लिए वर्गाकार, वृत्ताकार वेदियों का प्रयोग किया जाता था। तो आज भी बच्चों आप कहीं देखिए जाके कि कहीं यज्ञ होता है तो यज्ञ की आहुति देने वाली जो कुंड होते हैं वो वर्गाकार होते हैं और त्रिभुज आकार का भी होता है, षटकोण आकार का भी होता है। इस तरह से बहुत आकार के होते हैं, कभी कभी त्रिभुजाकार भी होते हैं। तो वेद में ये सब विधि विधान के तहत लिखा गया है। उसके बाद इस तरह से हम देख पाते हैं कि इसका उपयोग जो है बहुत पुराने समय से होता आ रहा है। उपरोक्त उदाहरण यह दर्शाते हैं कि ज्यामिति का विकास अनुप्रयोग विश्व के सभी स्थानों पर होता रहा, परंतु यह बड़े अव्यवस्थित प्रकार से हो रहे थे। मतलब कि किसी तरह की व्यवस्था इसमें नहीं थी। सभी देश कुछ न कुछ थोड़ा मोड़ा ज्यामिति का उपयोग कर रहे थे, लेकिन उसे कहीं एक जगह पर संग्रहित नहीं किया गया था बच्चों। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके लिए क्या होता है कि यह आपका एक यूनानी गणितज्ञ थेल्स को श्रेय जाता है इसका, कि उन्होंने सबसे पहले ज्ञात उत्पत्ति प्रदान की। यह उत्पत्ति इस कथन की थी कि वृत्त का व्यास, कुछ उत्पत्ति भी दी गई, कुछ प्रूफ भी दी गई, जो सबसे पहले थेल्स ने दिया था कि वृत्त को समद्विभाजित अर्थात दो बराबर भागों में विभक्त करती है। आप एक वृत्त बना लीजिए और उसके बाद एक व्यास उसमें खींच दीजिए, तो वह व्यास क्या करता है, वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो इसके बारे में सबसे पहले थेल्स ने बताया था। ये थेल्स की तस्वीर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अपने बुक में। इसके बाद थेल्स का एक सबसे प्रसिद्ध शिष्य पाइथागोरस, जिसका नाम आप लोग सुने ही होंगे, जिसका नाम आप लोग अवश्य सुने होंगे। पाइथागोरस और उसके साथियों ने अनेक ज्यामितीय गुणों की खोज की और ज्यामिति के सिद्धांत का अत्यधिक विकास किया। यह प्रक्रिया 300 ईस्वी पूर्व तक जारी रहे। 300 ईस्वी पूर्व अगर अभी से जोड़ा जाए तो अभी 2000 ईस्वी है, और 2000 प्लस 300 जोड़ दीजिए तो 2300 वर्ष पहले जो है इतना सा विकास, इसका विकास शुरू हो चुका था। इसी समय मिस्र में अलेक्जेंड्रिया के एक गणितज्ञ शिक्षक यूक्लिड ने उस समय तक ज्ञात गणित के सभी ज्ञान को एकत्रित करके एलिमेंट्स नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में व्यवस्थित किया। तो बच्चों सबसे पहले जो है कहाँ के, अलेक्जेंड्रिया के एक गणित के शिक्षक यूक्लिड ने इससे रिलेटेड एक सबसे पहला बुक लिखा, जिसका नाम क्या था, एलिमेंट था। यह आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों इस बुक को आप एक बार फिर से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और इसे पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग विषय वस्तु पे को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग इसमें और क्या क्या पढ़ना है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो इसमें यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिगृहित और अभिधारणा। तो अभिगृहित और अभिधारणा को समझने के लिए हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे, तभी हम इसको समझ सकते हैं कि ये दोनों क्या है। तो यूक्लिड ने माना कि कुछ ऐसे गुण कल्पनाएं हैं जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता है, लेकिन वह सत्य होता है। उसकी सत्यता को सभी ने माना, अर्थात यह सर्वव्यापी सत्य होता है। यूक्लिड ने बच्चों यह माना कि कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ ऐसे कल्पनाएं होती हैं जिसका कोई प्रूफ नहीं होता है, लेकिन सारे लोग मानते हैं। तो
अब ऐसे ऐसे कौन सी कल्पनाएं हैं, कौन सी गुण है, इस चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन इसको देखिए, इस तरह के गुणों को, इस तरह के कल्पनाओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। इस तरह का गुण जिसका कोई प्रूफ नहीं होता है, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। यह एक आपका अभिगृहित हो जाता है, जिसको एक्सियम्स कहते हैं। दूसरा अभिधारणाएं होती हैं। तो बच्चों, इस चीज़ को आप लोग जो भी नोट्स में लिखा गया है, तो इसे अपनी कॉपी में अवश्य ही लिख लेंगे आप, और लिखते चलेंगे आप लोग, वीडियो के साथ साथ लिखते चलेंगे और समझते भी चलेंगे। तो देखिए, अभिगृहित क्या होता है और अभिधारणाएं क्या होती हैं। तो अभिगृहित किसको कहते हैं कि वे कल्पनाएं जिसका प्रयोग निरंतर गणित में किया गया हो, केवल ज्यामिति से ही विशेष संबंध नहीं रहा हो, अर्थात गणित के हर क्षेत्र में इसका उपयोग होता है, क्या कहलाता है? अभिगृहित कहलाता है। तो देखिए, गणित को यहाँ पे थोड़ा देर के लिए दो भाग में बांटते हैं। एक तो ज्यामिति का पोर्शन हो गया, एक आपका ज्यामिति का पोर्शन हो गया, और दूसरा आपका गणित। गणित में सब कुछ आ जाता है, ज्यामिति भी आ जाता है। तो गणित के हर क्षेत्र में अगर कोई ऐसी कल्पनाएं आप यूज करते हैं जिसका प्रूफ ऑलरेडी मान्य हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो वो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिगृहित करते हैं। अब ऐसी कल्पनाएं जो कि सत्य हो, जो कि सर्वव्यापी सत्य हो, लेकिन अगर उसका उपयोग सिर्फ हम लोग क्या करते हैं? ज्यामिति में करते हैं। किस में करते हैं? ज्यामिति में करते हैं। तो ऐसी कल्पनाओं को हम लोग अभिधारणाएं कहते हैं बच्चों। तो उम्मीद है कि अभिधारणा और अभिगृहित में क्या अंतर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि अभिगृहित का उपयोग जो है हम लोग गणित में करते हैं, और उसी गणित में आपका ज्यामिति भी आ जाता है। लेकिन अभिधारणाओं का उपयोग जो है विशेष रूप से ज्यामिति में ही किया जाता है। तो चलिए, इसका एग्जाम्पल भी हम लोग आगे देखेंगे। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे और क्या क्या जानना है हम लोग को। अब देखिए, यहाँ पर कहता है कि यूक्लिड के अभिगृहित। अभिगृहित को हम लोग समझे किसको कहते हैं? अभिगृहित। तो अभिगृहित आपने अभी पढ़ा ही, गणित में हम हर एक क्षेत्र में इसका उपयोग कर सकते हैं, है ना? गणित के हर एक क्षेत्र में इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अभिधारणा जो होती है, इसका उपयोग हम लोग किस में कर सकते हैं? सिर्फ ज्यामिति में ही करते हैं, है ना? और इसी गणित के अंदर में, इस गणित के अंदर में ही आपका आता है ज्यामिति भी आता है। तो यानी कि इसका उपयोग हम हर एक जगह कर सकते हैं। अब इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं बच्चों, कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। गांव में आप देखते होंगे, घर बनाने वाले जो मिस्त्री होते हैं, अगर उसको बराबर बराबर कई बहुत सारे रॉड काटने हैं, बहुत सारा रॉड उसको काटना होता है, तो ये वो एक रॉड को लेते हैं बराबर लंबाई का, उसी रॉड से नाप के वो नापते हैं। इस एक लंबाई का ले लिए, इस रॉड को रखे रहे, इससे नाप के यहाँ पर हमने काट लिया, इसको हटा दिए। फिर दूसरा इधर से काटते हैं, मतलब इसी को हम रखे रहते हैं। एक ही को लेकर सारी लंबाइयों को नापते हैं, और नाप के जो इधर हम बगल में रखे हुए हैं उसकी भी लंबाई जो होती है सब आपस में बराबर होती है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होता है। अब इसी में एक अभिगृहित बनता है आपका कि दिए हुए दो विभिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अब इसको समझिए बच्चों कि दो बिंदु आपका दिया गया है, बिंदु ए और बिंदु बी। इससे होकर देखिए एक ही रेखा गुजर सकती है। इस दोनों बिंदु से होकर क्या हो सकती है? एक ही रेखा गुजर सकती है। अगर आप इसको इस तरह से थोड़ा लीजिए तो इस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा, अगर आप रेखा को इस तरह से लीजिए तो इस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दो बिंदु से होकर एक ही रेखा गुजर सकती है। इसके बाद दूसरा अभिगृहित हम लोग देखते हैं। यह पहला हम देख चुके हैं, अब दूसरा देखते हैं कि यदि बराबरों के बराबरों से जोड़ा जाए, बराबरों को बराबरों से जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। जैसे मान लिया जाए कि वैसे तो हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आपका, जैसे ये 3 3 बराबर है आपका, है ना,
और इसमें बराबर हम जोड़ देते हैं तो यह आपका 7 हो जाता है। तो बच्चों बराबर में बराबर जोड़ा जाए तो यह आपस में भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी तरह से आप किसी वस्तु को भी लेकर, किसी छड़ी को भी लेकर, मान लीजिए कि एक डंडा है, एक लकड़ी का टुकड़ा है आपके पास इस तरह से, है ना, और इसमें जो है एक लकड़ी का टुकड़ा और हम ऐड कर दिए, एक लकड़ी का टुकड़ा है ये भी आपस में बराबर था, एक लकड़ी का टुकड़ा और इसमें ऐड कर दिए, तो ये दोनों जो है आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे बच्चों। इसके बाद यदि तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं, यदि बराबरों को बराबर में घटाया जाए, मान लीजिए एक टुकड़ा ये है और एक लकड़ी का टुकड़ा ये है, इसको यहाँ से तोड़ दिए और इसको भी सेम दूरी से तोड़ दिए हम। मान लीजिए यह 5 सेंटीमीटर का था, यह भी 5 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर इसमें तोड़ के हटा दिए, 2 सेंटीमीटर तोड़ के हटा दिए, तो बच गया 3 सेंटीमीटर, तो इधर भी बच गया आपका 3 सेंटीमीटर। तो वही कहता है कि यदि बराबरों को बराबर में से घटाया जाए, बराबर 2 था और बराबर में घटा दिए तो बचा हुआ शेषफल भी बराबर होता है। इसके बाद इसे ज़रूर अपनी कॉपी में लिखेंगे और लिखकर उसे व्हाट्सएप के माध्यम से हमें ज़रूर भेजें। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। अगर मान लीजिए कि एक वस्तु ये है ना, एक लाइन ये है आपका, और इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक ये है आपका लाइन और इस वस्तु को यह पूरी तरह से ढकता है इस तरह से, तो इसी को हम लोग कहते हैं संपाती। एक के ऊपर अगर दूसरा इस तरह से कंप्लीटली कवर करे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, संपाती कहते हैं। तो कहता है कि परस्पर संपाती हो तो एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो एक दूसरे के क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। यानी कि ये अगर संपाती है, एक दूसरे को पूरी तरह से इस तरह से ढक रहा है, तो ये क्या है, आपस में आपका बराबर है। तो उम्मीद है कि चौथा नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद 5वां नंबर देखें, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ये देखिए बच्चों, ये पूर्ण है ना, ये क्या है, एक पूरा है, और इसको हम तोड़ दिए, अब तोड़ेंगे तो कोई काम का रहेगा नहीं ये, तो बच्चों इसको तोड़ेंगे नहीं, इसको खोल देते हैं। तो ऐसे करके हमने क्या किया, इसको खोल दिया। एक पूर्ण था ये, अब ये जो होता है यह पूर्ण है और इसका भाग है ये दोनों भाग से देखिए ये बड़ा है ना, ये क्या है आपका, बड़ा है, इससे भी बड़ा है, ये इससे भी बड़ा है। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा गया कि पूर्ण अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर में बराबर होते हैं। तो एक ही वस्तु है आपका, है ना, इसका दुगुना हम कर दें, दुगुना कर दिए, तो ये जो होते हैं परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों जो है दुगुना कर दिए, ये दोनों जो है आप देख सकते हैं क्या है, परस्पर ये आपस में बराबर होते हैं। तो इस तरह से 6 नंबर भी समझ में आ जाता है। एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। तो एक ही वस्तु है हमारा और इसका आधा कर दिए, तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरह से उम्मीद है कि यूक्लिड के अभिगृहित आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझने में दिक्कत होगी तो आप ज़रूर इसको फिर से देखें, उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ जाएगा। और जितने भी अभिगृहित आप लोगों को बताया गया शुरू से अभी तक, इस सारे अभिगृहित को आप अपनी कॉपी में अवश्य लिखेंगे। अवश्य लिखने के बाद इसे पूरी तरह से याद कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं क्या क्या है। तो जैसा कि अभिधारणा किसको कहते हैं हम लोग, जिसका उपयोग ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, इसमें कहा जाए कि ऐसा चीज़ जो कि बिना प्रमाण के हो और उसका उपयोग हम ज्यामिति में करते हैं, तो उसी को हम लोग अभिधारणाएं कहते हैं। तो सबसे पहला अभिधारणा क्या है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, यही है, सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो सीधी रेखा हम लोग खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस समझने में।
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। कि उम्मीद है कि यह पहला नंबर आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं कि एक शांत रेखा, देखिए ये है आपका शांत रेखा, ये ए बी जो है ना तो इधर बढ़ रहा है ना तो इधर बढ़ रहा है, अब यह शांत हो गया, को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए बच्चों, अगर हमको इधर बढ़ाना है तो इधर बढ़ा सकते हैं। यह जो एरो हम लगा दिए, तो यह एरो कहने का मतलब कि यह इधर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और कॉपी मेरा बड़ा होता तो और यह बढ़ता। इसके बाद यह इधर भी बढ़ता ही जा रहा है, यह एरो लगा दिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह बढ़ता ही जा रहा है आपका। तो यह भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक शांत रेखा को दोनों तरफ अनिश्चित रूप से हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखें कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो कहीं भी केंद्र लिए और किसी भी त्रिज्या का हम लोग वृत्त खींच सकते हैं, वृत्त खींच सकते हैं। ये केंद्र लिए किसी भी त्रिज्या का हम लोग क्या कर सकते हैं, वृत्त खींच सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम लोग चौथा नंबर चलते हैं कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण त्रिभुज आप कहीं भी किसी तरह से बनाइए। समकोण का मतलब ही होता है कितना डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। जब यह 90 डिग्री का ही कोण सब जगह बना रहे हैं आप, तो ये क्या होंगे, आपस में बराबर ही होंगे, है ना। इसको हम क्या करते हैं, इसका प्रूफ की इसकी प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हम देखकर ही समझ लेते हैं। और कोई भी कहेगा कि हाँ भाई ऐसा तो होता ही है। इस तरह से हो ही नहीं सकता है कि दो समकोण त्रिभुज आपस में आपका बराबर नहीं हो। इसके बाद हम लोग चलते हैं लास्ट 5 नंबर में, और यह बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसको कई तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक तरह से एक्सप्रेस किया गया है, एक तरह से बताया गया है। इसको आप समझने की कोशिश करें कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए। अगर एक दो सीधी रेखाओं पर एक सीधी रेखा गिरकर, है ना, बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो। तो बच्चों यहाँ पर देखिए एंगल 1 है, यह एंगल 2 है, यह एंगल 3 है और यह एंगल 4 है। अब देखिए यह एंगल 3 जोड़ एंगल 4 और इधर एंगल 1 जोड़ एंगल 2, दो एंगल इधर है और दो एंगल इधर है, यह एकांत अंतःकोण हो जाता है आपका। तो समकोण से कम हो, अगर इस दोनों का योग जो है दो समकोण से कम है कि ज़्यादा है, इसके बारे में पहले पूरा पढ़ लेते हैं तब डिस्कस करेंगे। तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। अब बच्चों इस दोनों को हम ऐड किए, ऐड करने के बाद पता चला कि यह दो समकोण से कम है। तो इसको अगर हम बढ़ाएंगे आगे तो ये दोनों कहीं ना कहीं जाके मिलेगी, है ना। तो अगर ये दो समकोण से कम है तो ये दो समकोण से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। दो समकोण कहने का मतलब 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। अगर ये 180 डिग्री से छोटा होता है तो ये बड़ा होता है। तो मिलेगी किधर, मिलेगी उधर ही जिधर यह दो समकोण से कम होगा, यानी कि 180 डिग्री से इसका मान छोटा होगा। इसको और भी दूसरे तरह से भी हम लोग व्यक्त करेंगे आगे चलकर। तो आगे हम लोग देखते हैं, इसमें इसी चैप्टर में आपका कुछ उदाहरण भी दिया गया है। आइए उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कि सबसे पहला उदाहरण आपका क्या है कि यदि ए बी सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु हैं और बी बिंदुओं ए और सी के बीच में स्थित हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी है। देखिए फिर से समझिए, ए बी सी 3 बिंदु हैं और यह जो बी बिंदु है ए सी के बीच में है, कहीं पर है स्थित है। और हमको प्रूव करना है कि ए बी, इस ए बी को बी सी के साथ ऐड करेंगे तो यह क्या किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए हम आकृति में जो कुछ भी दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। और एक चीज़ हम देखते हैं
कि यह ए सी एक लाइन है, मान लीजिए इसी ए सी पर ए बी भी है और बी सी भी है। अब देखिए कि यहाँ पर 3 लाइन ले लें, ए सी एक लाइन, ए बी दूसरा लाइन, बी सी तीसरा लाइन। तो ए सी पर ए बी और बी सी संपाती है। संपाती तो आप समझ ही रहे हैं कि जब एक लाइन जो है आपका, जब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन इस तरह से आ जाए तो यह क्या होता है, आपका संपाती होता है। तो वही स्थिति है यहाँ पर कि ए सी के संपाती है ए बी और बी सी, है ना। तो यूक्लिड के अभिगृहित 4 के अनुसार वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, संपाती तो यही समझ रहे हैं ना बात को बच्चों। संपाती का मतलब हुआ क्या, एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से ढक दे। संपाती हो तो क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ए बी और बी सी मिलकर किसको ढक दे रहा है, ए सी को ढक दे रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए बी जोड़ बी सी बराबर ए सी है। यही हमको प्रमाणित करना था। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है। तो बच्चों हम लोग पढ़े हुए हैं कि किसी बिंदु और किसी भी त्रिज्या वाले को लेकर हम क्या कर खींच सकते हैं, वृत्त खींच सकते हैं। अब उसी तरह से क्या करते हैं कि इसमें एक रेखा हम ए बी लेते हैं और इसको केंद्र मानकर और इसी को त्रिज्या मानकर एक चाप हम लोग इस तरह से खींचते हैं। उसके बाद यहाँ से भी एक सेम केंद्र लेकर और ये त्रिज्या लेकर एक चाप यहाँ से भी हम लोग खींचते हैं। तो देखते हैं कि यह सी पर कट करती है ना। कहाँ पे कट करती है, सी पर कट करती है। अब देखिए यहाँ से जो हमने खींचा है एक चाप, तो ये बी से लेकर ये सी तक, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये क्या है, आपका त्रिज्या है। और हम जान रहे हैं कि त्रिज्या की लंबाई जो होती है बराबर होती है। तो यह त्रिज्या जो है कितना बड़ा है, यह जो है ए बी के बराबर है। कितने के बराबर है, यह ए बी के बराबर है। तो निश्चित रूप से यह बी सी जो है किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से यह जो इधर से आप अगर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से यह ए बी हम त्रिज्या लिए हुए हैं, इसी त्रिज्या वाला एक चाप खींचते हैं तो यहाँ पर कटेगा। इसको आप लोग प्रोटेक्टर से ठीक तरह से बनाएंगे, प्रकार का यूज करके ठीक तरह से बनाएंगे। तो प्रकार का यानी कि इसको हम लोग 1.5 सुइया जिसको आप लोग कहते हैं, या जिसको डिवाइडर भी कहा जाता है। तो उससे आप जब यह फिगर बनाएंगे तो इधर जितना भी त्रिज्या होगा बराबर होगा। तो त्रिज्या कितना है आपका, ए बी के बराबर है। तो यानी कि यह जो ए सी है यह भी आपका ए बी के बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को समकोण त्रिभुज दिखाने के लिए प्रूफ करना होगा क्या, कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ये प्रूफ करके दिखाना होगा। तो बस इतना सा कंस्ट्रक्शन लेंगे तो यह आपका हो गया प्रूफ। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि यह जो है आपका ए बी जो है ए सी के बराबर होगा। क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है बच्चों। इसके बाद ए बी जो है ए बी सी के बराबर होगा, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है यह। तो निश्चित रूप से यह तीनों जो है आपस में बराबर हो गया। अब समबाहु त्रिभुज हम उसी को कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं आपका बराबर हो। तो इस तरह से यह भी प्रूफ हो जाता है कि यह आपका समबाहु त्रिभुज है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकती है। तो बच्चों इसके लिए आप जो है दो लाइन को इस तरह से काटिए, एक लाइन एल और दूसरा लाइन एम को। तो बताइए ये दोनों लाइन जो है कितने बिंदु पर कटती है। तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि यह सिर्फ एक ही बिंदु पर कटती हैं सर। हम यदि पूछते हैं कि क्या यह दो बिंदु पर एक दूसरे को काट सकती हैं, तो फिलहाल आप तो कहेंगे ही कि नहीं सर ये दो बिंदु पर नहीं काट सकती है। और आपको कहा गया कि इसको प्रमाणित करके दिखाइए कि यह दो बिंदु पर नहीं काटती है।
तो इसके लिए हमने क्या किया कि L और M दो रेखाएं ले ली और इसमें सिद्ध करना है कि L और M में केवल एक बिंदु उभयनिष्ठ है। यह एक बिंदु उभयनिष्ठ कहने का मतलब ये जो बिंदु आप देख रहे हैं ना, यही बिंदु आपका उभयनिष्ठ है। अब यदि संभव हो तो मान लिया कि L और M जो है दो बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करती हैं। मान लेते हैं कि P पर भी प्रतिच्छेद करती हैं, Q पर भी प्रतिच्छेद करती हैं, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब किस तरह से करती हैं भगवान जाने, किसी भी तरह से मान लीजिए कि दो लाइन जो है दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। लेकिन यूक्लिड का अभिगृहित 5.1 क्या कहता है कि हम जानते हैं कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। तो यह तो आपका क्या हो गया, सर्वव्यापी सत्य हो गया, यूनिवर्सल सत्य हो गया। ऐसे इस तरह के अभिगृहित के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी सभी के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो यह जो मान्यता प्राप्त है, इस मान्यता को रद्द कर देता है यह मान्यता। यह जो है हम मान लेते हैं तो इसका मतलब यह क्या होता है कि यह गलत साबित हो जाता है, जबकि यह सभी तरह से सत्य है। तो इस सत्य को तो नहीं नकारा जा सकता है। तो अभी जो थोड़ा देर के लिए हम मान लिए हैं, यदि संभव हो तो यानी कि यह जो हमारा माना हुआ है यही गलत होगा भाई। तो इसलिए हमारी मान्यता क्या हो गई, यह गलत हो गई, गलत हो गई हमारी मान्यता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो भिन्न रेखाओं में से एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। तो इतना जितना आप लोगों को बताया गया, इसको अपनी कॉपी में लिखें। उसके बाद क्या करना है, कॉपी में लिखने के बाद उसे याद कर लें। जब आप लोगों का स्कूल खुलेगा लॉकडाउन के बाद, तो यह सारा आपके कॉपी में लिखा रहना चाहिए और ठीक तरह से लर्न किया हुआ भी रहना चाहिए, याद किया हुआ भी रहना चाहिए। इसके बाद हमने तो कहा ही है कि इसे आप अवश्य लिखकर अपनी कॉपी का फ़ोटोग्राफी भेजकर इस ग्रुप में डालें, व्हाट्सएप ग्रुप में डालें, ताकि मुझे यह समझ में आ सकें कि बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग का एक्सरसाइज बच जाता है, एक्सरसाइज 5.1 और एक्सरसाइज 5.2। तो अगले वीडियो में हम लोग इस दोनों का सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक इस वीडियो को यहाँ ही विराम देता हूँ। धन्यवाद बच्चों।